भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर और मोदी सरकार के लिए रेड सी में अब कौन सा नया चैलेंज खड़ा हो गया है? भारत के FCRA बिल के ऊपर अमेरिका ने क्या धमकी दी है? अमित शाह के बिल में ऐसा क्या है जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है? बांग्लादेश की सरकार ने भारत के रिस्पांस के बाद क्या गाइडलाइंस जारी की हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं? काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड सी के बारे में, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका और ईरान की लड़ाई का नुकसान भारत को उठाना पड़ गया है। 2 दिन पहले हम खुशी मना रहे थे कि भारत के 2 क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स रेड सी और बाब अल मंदाब स्ट्रेट को क्रॉस कर भारत की तरफ आ गए हैं और हुदीस ने इनके ऊपर हमला नहीं किया था। हमने डिस्कस भी किया था कि शायद जो विदेश मंत्री जयशंकर सर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, शायद उसके कारण ही हुदीस ने भारत के 2 ऑयल टैंकर शिप को फ्री पैसेज दे दिया है। लेकिन अब हमारी ये खुशी गम में बदल गई है, क्योंकि न्यूज आ रही है कि इस बार हुदीस ने बाब अल मंदाब स्ट्रेट में एक क्रूड ऑयल टैंकर शिप के ऊपर हमला किया है, जिसके बाद प्रोजेक्टाइल सीधा जाकर इंडियन ओरिजिन के क्रूड ऑयल के शिप के ऊपर जाकर लगा है। और ये इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि इंडियन फ्लैग्ड ये क्रूड ऑयल टैंकर शिप कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरह से डूब गया है। इसके ऊपर 14 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 13 इंडियंस थे। और न्यूज आ रही है कि सभी क्रू मेंबर्स को यमन की अथॉरिटीज, यमन की कोस्ट गार्ड की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। यानी सभी क्रू मेंबर्स फिलहाल के लिए तो सेफ हैं। शिपिंग मिनिस्टर सरबानंदा सोनोवाल ने खुद ही कंफर्म करके बताया है कि कैजुअलिटीज या फिर इंजरीज नहीं हुई हैं। गुड न्यूज ये है कि जानी नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि शिप तो खैर नया भी आ जाएगा और शिप के ओनर्स ने तो इसको इंश्योर भी करवाया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ऑयल टैंकर शिप के ऊपर सऊदी अरब से परचेज किया हुआ क्रूड ऑयल था, इसलिए हुदीस ने इसके ऊपर हमला किया। हुदीस ने इससे पहले अनाउंस किया था कि सऊदी अरेबिया के ऑयल वाले शिप्स को हम बाब अल मंदाब स्ट्रेट से क्रॉस होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ये शिप स्ट्रेट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। भारत के पहले 2 ऑयल टैंकर शिप सेम इसी रूट को क्रॉस कर पिछले हफ्ते भारत आए हैं। मे बी MSV फैज नूरी ओलिया शिप के ओनर्स को लगा होगा कि हुदीस हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन हुदीस ने एग्जाम्पल सेट करने के लिए भारतीय फ्लैग्ड शिप के ऊपर हमला कर दिया और अब ये समुद्र के अंदर डूब गया है। एक और चीज नोट करने वाली है कि जब इस इंडियन शिप के ऊपर हमला हुआ उस समय ये यमन के वाटर्स में था। यमन का कुछ हिस्सा हुदीस के कंट्रोल में है, वहां से इसके ऊपर हमला हुआ था। और जो हिस्सा यमन की सरकार और कोस्ट गार्ड के कंट्रोल में है, वहां से रेस्क्यू टीम मदद करने के लिए भी आ गई। दोनों चीजें एक ही देश की टेरिटरी से हुई हैं। अब यहाँ पर भारत की सरकार को कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना बनता है, क्योंकि भगवान की कृपा से इस बार तो जानी नुकसान नहीं हुआ, सारे क्रू मेंबर्स सेफ हैं। लेकिन अगर इन केस क्रू मेंबर्स की जान जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ईरान, अमेरिका, उसके बाद यूक्रेन, फिर रशिया, इन सब ने तो इंडियन क्रू मेंबर्स वाले शिप के ऊपर हमले किए। इंडियंस की जान भी गई। ये तो चलो फिर भी वॉर फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक आतंकी संगठन भी अब हमारे शिप के ऊपर हमले कर रहा है, और एक ऐसा आतंकी संगठन जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, ईरान के इशारों के ऊपर नाचता है। अब क्या हम इसके हमले भी सहन करेंगे? समय आ गया कि मोदी सरकार और जयशंकर सर कुछ कंक्रीट स्टेप उठाएं, क्योंकि पानी अब सच में सर से ऊपर जा रहा है। आपको क्या लगता है कि हुदीस को मैसेज भेजने के लिए भारत की सरकार क्या स्टेप उठा सकती है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर, और ये FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो भारत की सरकार अगले कुछ ही दिनों के अंदर लाने जा रही है। अब ये जो FCRA बिल है, इसका विरोध किया है US कांग्रेसमैन ने। अमेरिका से इसका विरोध हो रहा है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। US कांग्रेसमैन रिले M मूरी ने अपनी एक स्टेटमेंट में भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि हम क्रिश्चियंस भारत में कोई नए नहीं हैं, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारा मानना है कि जीसस क्राइस्ट के शिष्य सेंट थॉमस ईसा मसीह के दोबारा जीवित होने के कुछ ही सालों के बाद भारत के मालाबार कोस्ट आए थे, और तब से क्रिश्चियंस भारत में रह रहे हैं। लेकिन इतने पुराने इतिहास के बावजूद अब भारत की पार्लियामेंट FCRA कानून में ऐसा बदलाव करने के ऊपर विचार कर रही है, जिससे सरकार चर्चिस और क्रिश्चियन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। हमारे हिसाब से ये क्रिश्चियंस के खिलाफ सीधा हमला है। अगर ये बिल इसी तरह से पास हो गया तो भारत के साथ हमारे बायलैटरल रिश्ते उसमें एक बहुत ही बड़ी चिंता का मुद्दा बन सकता है। यानी इनडायरेक्टली US कांग्रेसमैन का कहना है कि FCRA कानून में अमेंडमेंट ये इतनी बुरी है कि इसके कारण अमेरिका और भारत के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। यानी भारत को सीधा धमकी देने की कोशिश हो रही है। अब ये जानना इंपॉर्टेंट है कि FCRA में कौन सी चीज है जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। मोटे तौर पर बात करें तो FCRA अमेंडमेंट में इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरेन फंडिंग, यानी दूसरी कंट्री से पैसा लेने वाले भारत के NGOs, भारत के अंदर जो चर्चेज हैं, ट्रस्ट और चैरिटीज हैं, इनकी जवाबदेही तय करना, इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना।
बिल में एक प्रावधान ये भी है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, लाइसेंस की डेट खत्म हो जाती है, FCRA लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, या फिर सरकार उसको रिन्यू नहीं करती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपना FCRA का लाइसेंस को सरेंडर कर देती है, तो फिर उस केस में पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ फॉरेन फंड्स और बैंक अकाउंट फ्रीज होते थे। जो बाहर से पैसा आया होता था उसको फ्रीज किया जाता था। लेकिन अब नए बिल में एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जा रही है जो इस तरह के केसेस में जहां पर FCRA लाइसेंस को किसी भी कारण से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, उस केस में फॉरेन कंट्री से आए पैसे से, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो भी भारत के अंदर प्रॉपर्टी बनाई गई होगी, जो भी एसेट्स परचेज किए गए होंगे और जो बैंक बैलेंस होगा, इन सब का कंट्रोल सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपने हाथ में ले सकती है, उन्हें मैनेज कर सकती है और जरूरत पड़ने के ऊपर उनको डिस्पोज यानी कि बेच या फिर ट्रांसफर का भी अधिकार इस कमेटी को दिया गया है। फिर चाहे वो एसेट या प्रॉपर्टी कितने भी समय पहले या साल पहले बनाई गई हो, वो सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपने अकॉर्डिंग उसके ऊपर फैसला ले सकती है। इसके अलावा बिल में FCRA लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को भी और भी स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। फॉरेन कंट्री से आने वाले फंड्स का खुलासा करना और उसकी रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट्स अब स्ट्रिक्टली कर दी गई हैं ताकि सरकार की मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट हो। भारत सरकार का कहना है कि ये सारे रूल्स लाने से फॉरेन कंट्री से आने वाला पैसा देश के खिलाफ या फिर गलत काम में इस्तेमाल नहीं होगा और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी तरफ भारत के चर्चेस, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारे NGOs का आरोप है कि इस बिल से सरकार को बहुत ही ज्यादा पावर मिल जाएगी और अगर FCRA लाइसेंस किसी भी टेक्निकल या पेपर वर्क की वजह से भी लैप्स हो जाता है तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, चर्चेस या इस तरह के एसेट्स जो चैरिटी और फॉरेन कंट्रीब्यूशन के फंड से बने हैं, इनको सरकार अपने अंडर ले सकती है। इसलिए भारत में भी कई सारे क्रिश्चियन ग्रुप्स, NGOs, सिविल सोसाइटीज और इवन ऑपोजिशन पार्टीज ने भी FCRA अमेंडमेंट का विरोध किया है। सरकार का कहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन भारत के कानून के हिसाब से काम कर रही है, भारत के खिलाफ कोई भी गलत काम नहीं कर रही है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और ये बदलाव सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस और मिसयूज रोकने के लिए किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, ये जो आज भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, उसको भारत की सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बांग्लादेश की रिक्वेस्ट के बावजूद भारत ने शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की सरकार को जवाब देते हुए कहा कि शेख हसीना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, इसको प्राइवेट मीडिया एंटिटी ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें सरकारी मीडिया या सरकारी ब्रॉडकास्टिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। प्राइवेट मीडिया एंटिटी के ऊपर भारत की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही उस फोरम के ऊपर वहां पर जो बातें रखी जाती हैं उसको हम समर्थन देते हैं। ये कहना है भारत की सरकार का। अभी जो शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आज शाम को 6 बजे होनी है, यानी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। हम उसको भी कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि बांग्लादेश में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में एक और न्यूज ये भी आ रही है कि भारत सरकार ने क्योंकि शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोका नहीं है, इसलिए बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश के न्यूज चैनल्स को ये डायरेक्शन दी है कि कोई भी बांग्लादेश का न्यूज चैनल शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस या शेख हसीना की स्टेटमेंट को कवर नहीं करेगा। अपने चैनल्स के ऊपर ये नहीं दिखाएगा कि शेख हसीना ने क्या बोला है। साथ में प्रिंट मीडिया से भी कहा गया है कि वो भी शेख हसीना की स्टेटमेंट को पब्लिश नहीं करेंगे। बांग्लादेश की सरकार काफी डरी और सहमी हुई है क्योंकि उनको पता है कि शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश के लोगों के अंदर बहुत ही सख्ती से पकड़ बनाकर रखती हैं। न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद भी बांग्लादेश के हालातों में कोई सुधार नहीं आया है। फ्यूल, खाने पीने का सामान और सारी आइटम्स वहां पर महंगी हो गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कमी चल रही है, बिजली की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से काफी सारी फैक्ट्रीज और बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश के कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इनसे अच्छा तो शेख हसीना ही देश को मैनेज करती थी। अब ऐसा नहीं हो कि शेख हसीना के पक्ष में बांग्लादेश के लोग सड़कों के ऊपर उतर आए, शेख हसीना वापस से बांग्लादेश में अपनी पॉलिटिकल स्पेस बनाने में सक्सेसफुल हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तारिक रहमान के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा और दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो शेख हसीना की स्टेटमेंट्स तक पब्लिश या ब्रॉडकास्ट होने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार तारिक रहमान को बख्शने के मूड में तो बिल्कुल नहीं लग रही है। लाखों विरोधों के बाद भी शेख हसीना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भारत में ग्रीन सिग्नल मिल गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में 153 रैंक दिया था और भारत को 157, यानी भारत में पाकिस्तान से कम प्रेस फ्रीडम है। लेकिन आज पाकिस्तान की सरकार ने इन लिब्रांडूस को औकात दिखाई दी है और ये बता दिया है कि इस तरह की ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्टें और जो इंडेक्स और रैंकिंग जारी करते हैं, इनकी क्या औकात होती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स के ऊपर नई रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस की हैं। अपने देश की मीडिया को तो पाकिस्तान खुद ही कंट्रोल कर लेता है। पाकिस्तान आर्मी के DGISPR की डायरेक्शंस आती हैं
उन्हें बताया जाता है कि क्या रिपोर्ट करना है और क्या नहीं। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस और फॉरेन न्यूज चैनल्स हैं, ये लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार को एक्सपोज कर दुनिया के सामने ला रहे थे। यानी जो काम और जमीन की सच्चाई पाकिस्तान के लोकल न्यूज चैनल्स नहीं बता रहे थे, जो काम उनको करना था वो ये फॉरेन न्यूज चैनल्स कर रहे थे। लेकिन अब इनके ऊपर भी पाकिस्तान की सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस कर दी हैं। पाकिस्तान की सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि फॉरेन कंट्रीज के जो भी मीडिया पर्सनल्स हैं वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान के 3 शहरों में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। अगर इन तीनों शहरों से उनको बाहर जाकर रिपोर्टिंग करनी है तो फॉरेन कंट्रीज के मीडिया चैनल्स और पर्सनल्स को पाकिस्तान की सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एक तरह का पास लेना होगा। यानी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, अगर इनके बाहर जाकर रिपोर्टिंग करनी है, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के किसी रीजन में, खैबर पख्तूनवा में या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, अगर इन जगह पर जाना है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर पास लेना पड़ेगा। अब इसके अलावा भी काफी सारी इफेंट बर्ड्स हैं और फॉरेन कंट्रीज के मीडिया पर्सनल्स के लिए काफी प्रोविजंस कर दिए गए हैं। लेकिन मोटे तौर पर यही निष्कर्ष निकलता है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अब फॉरेन कंट्रीज के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी मॉनिटरिंग को बढ़ा रही है। जो चैनल पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान आर्मी के नैरेटिव के खिलाफ बात बोलेगा, उन्हें एनओसी या फिर ये पास नहीं दिया जाएगा। ये हाल है पाकिस्तान का और ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिबरांडूस ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान को भारत से भी ऊपर रखा था। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने कतर बेस्ड अल जजीरा के ऊपर भी बैन लगाया था और कहा था कि अल जजीरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करता है, एंटी पाकिस्तान एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में खराब हो रहा है।